बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर देखिए ज़रा, ये अमेरिका ने जारी कर दिए हैं और ये मनाजिर उन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ जारी किए। ये असल में वो मनाजिर हैं कि अमेरिका के जेट्स टेक्सास से उड़े थे और उड़कर जाकर उन्होंने इराक और शाम में हमला किया। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह भरपूर तैयारी के साथ ये जेट उड़े, कंट्रोल टावर से सारा मामला हुआ और फिर अचानक से उड़कर वहाँ से जाते हैं। और ये तकरीबन 7,000 यानी B-1 बॉम्बर था, ये 7,000 किलोमीटर तक ये ट्रैवल कर सकता है और रीफ्यूलिंग होती है। अब इसने जो जाकर वहाँ हमला किया है उसके बाद एक अजीब सूरत हाल हुई। अब असल में ये मनाजिर क्यों जारी किए गए? ये मनाजिर उन्होंने इसलिए जारी किए हैं कि अब हम ईरान तुम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। आप ये हैरान होंगे कि अभी हालिया जो हमला किया था उसके बाद मामला कितना बिगड़ गया है कि इस वक्त जो बाइडन को इतना प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ा इसराइल से और वो ताकतों से। यानी मिसाल आप यहाँ पर ले ले के हुआ ये है कि ईरान के 2 शिप्स जो हैं, कार्गो शिप, वो असल में वहाँ पर मौजूद हैं समंदरों के अंदर। अब उन्होंने अमेरिका को वार्निंग जारी कर दी। उन्होंने कहा हमें इंटेलिजेंस मालूमात मिली है कि आप हमला करने जा रहे हैं हमारे शिप के ऊपर। अगर हमारे किसी शिप पर कोई हमला हुआ जो कि हमारी मिलिट्री बेसिस के लिए कमांडोज को लेकर जाते हैं और उनका सामान और ये तमाम चीज़ें, तो फिर हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, गलती से भी यहाँ पर हमला ना हो। और हमें पूरी इत्तलात मिली है कि आप यहाँ पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये हमला हुआ तो हमारी तरफ से बगैर देरी किए आप पर हमले शुरू हो जाएंगे और ऐलान जंग है। असल में अमेरिका ने ये मनाजिर जारी किए। हुआ ये है कि यहाँ से जेट जब उड़कर गए तो इराक और शाम में जाकर उन्होंने जब हमले किए तो एक अजीब बात हुई कि वहाँ पर ईरान को पहले से इतलात थी 1 हफ्ता पहले। और अब अमेरिका के अंदर ये खबर ब्रेक हुई है कि बाइडन इतना डरा हुआ था कि उसने ईरान को पहले कह दिया कि हम हमला करने के लिए आ रहे हैं, आप यहाँ से अपने बंदे ले जाएं। अब जब वो बंदे यहाँ पर ले गया तो उसके बाद इन्होंने हमला किया और वहाँ पर जो सेनेटर्स थे, जो कांग्रेस में, उन्होंने कहा कि बाइडन ने हमें पागल बनाया है। इसने वहां पर उन लोगों को मारा है जो वहां से निकल नहीं पाए थे, जो वर्कर थे, को गरीब गुरबा थे। उन्होंने कहा कि अब इतना प्रेशर है कि अगर आपने कोई काम ना किया तो बाइडन की खैर नहीं। उसको कह रहे हैं कि इमीडिएटली ईरान के ऊपर हमला करना, ईरान के मिलिट्री के ऊपर हमला करना है, ईरान के ऊपर हमला करो। इसीलिए सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने कहा है कि हम ईरान पर हमला करने के लिए इस वक्त तैयार हैं। यानी हम हमला कर सकते हैं और हमारा टारगेट ये तो शुरुआत थी, उसके बाद हम देखिए हमला क्या करते हैं। असल में जो उनकी कांग्रेस है वहाँ पर वो बाइडन को उकसा रहे हैं कि हमला कर दो और कह रहे हैं कि ईरान को सफासी से मिटा दो। खैर ये अमेरिका की काम ख्यालियों पहले भी करता रहा, लेकिन अब असल में अब पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि अमेरिका असल में हमला करवाने के लिए जो मामलात होते हैं वो तैयारी करे। यानी अमेरिका में इस्टेब्लिशमेंट के नहीं, दूसरे मोहरे जो इजराइल के लिए काम करते हैं वो असल में पूरे का पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह ईरान के खिलाफ एक जंग छिड़ जाए। अब वो कह रहे हैं कि हमला करो, ईरान के ऊपर हमला करो, फलाना करो। अब जाहिर सी बात है, ईरान पर आप हमला करेंगे तो रशिया तो चुप नहीं बैठेगा, चाइना भी चुप नहीं बैठेगा। साथ ही उन्होंने काम ये किया कि इंटेलिजेंस मालूमात है हमारे पास कि ईरान, रशिया और चाइना ये मिलकर बरतानिया पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसी तरह का हमला हो रहा है जिस तरह का हमास ने किया था और हमें पता नहीं चला। यानी असल में अगर आप गौर करें तो ये तमाम चीज़ों में एक चीज़ आपको नज़र आती है कि सारे एक प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग में पूरी तैयारी करके रखी हुई है इन्होंने कि किसी तरह हम एक बड़ी जंग छेड़ दें। अब जंग यहाँ से, यानी आप अंदाज़ा कर ले कि रशिया, चाइना और ईरान कह रहे हैं कि यूके पर यानी बरतानिया पर हमला कर रहे हैं और पूरी उन्होंने तैयारी कर ली और उसमें हर तरह का वो हमला करने के लिए तैयार है, क्योंकि बरतानिया में अमेरिका ने न्यूक्लियर डिप्लॉय किया हुआ है और वहाँ से वो हमला करेंगे। बरतानिया की मिलिट्री की सूरत हाल बड़ी ज़्यादा ख़राब है। उनकी मिलिट्री के ज़्यादातर वॉरशिप या तो काम नहीं करते या नकार है। और हालिया जो क्वीन एलिजाबेथ वाला जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसने तो अजीब ही सूरत हाल कर दी है कि उसमें आप ये देखिए कि क्वीन एलिजाबेथ का उसने इफ्तिताह किया था और उसके बाद से वो जब कैरियर आना था यहाँ पर हमला करने के लिए तो अचानक वो ख़राब हो गया और गालिबन उस पर हमला हुआ है, साइबर हमला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उसके उड़ा दिए गए हैं। यानी वो कह रहे हैं, शक उनको ये पड़ा है कि चाइना और रशिया इसके पीछे, और ये भी पॉसिबिलिटी है ईरान हो सकता है
यानी उनको अब किसी भी तरह की सूरत हाल नजर आ रही है कि बड़ी एक तबाहकुन जंग जो है वो हमारा इंतजार करिए। अब सोचिए जरा, सारे का सारा अमेरिका को लड़ाने के लिए पहले इन्होंने कहा कि हौसियों पर हमला करो करो करो, हमला किया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। अब वो इन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ईरान पर हमला करो, और इसराइल ने आखिरी दम तक कहा है, वो कहता भूल जाओ डील को, फलाना ये वो, हमने इस जंग को खत्म नहीं करना। उनके मिनिस्टर्स ने कह दिया कि अगर ये जंग में जरा सी भी डील हुई तो हम हुकूमत गिरा देंगे, नेतन्याहू को घर जाना पड़ेगा और इमीडिएटली नेतन्याहू गिरफ्तार हो जाएगा क्योंकि उस पर केसेस चले करप्शन के। लिहाजा इसके बाद जो केसेस उस पर चलने हैं कि उसने गजा में 27,000 बंदा मार दिया, फिर आर्मी चीफ फंसेगा, फिर एयर चीफ फंसेगा, और फिर मुसाद का चीफ, शिन बैत, तो सारे अभी तो इंक्वायरियां खुली हैं, तो वो तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। क्योंकि देखिए वहां से जब डील होगी तो दो ही तरह की डील होगी, एक तो कम से कम 2, 2.5, 3 महीने के लिए जंग बंदी होगी, एक तो ये सिनेरियो, या परमानेंट होगी। दोनों सूरतों में फतह उनकी है क्योंकि इसराइल ने घुटने टेके हैं। तो लिहाजा इस सारे मामले पर फिर 2-3 महीने जब बंद होती है जंग तो नेतन्याहू और बाकियों को तो घर जाना पड़ेगा। अब आप सोचिए जरा कि इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि इसराइल इस वक्त पूरी तरह पुश कर रहा है, नेतन्याहू अमेरिका को पुश कर रहा है कि एक हमला कर दो, कोई एक हमला कर दो, इसके किसी कार्गो शिप को उड़ा दो। और यहाँ पर एक और भी सूरत हाल है, प्लानिंग ये हो रही है कि हो सकता है कोई अमेरिका के अलावा कुछ किसी तरह ही हमला करवा दे ईरान पर और उसके बाद एक जंग छिड़ जाए। क्योंकि देखिए ईरान पर हमला हुआ तो उसके बाद तो इस खत्ते के अंदर अमेरिका की वो प्लान ये करके बैठे हुए कि हमने तिक्का बोटी बना देनी है, और उसके बाद फिर रशिया भी इसमें कूद पड़ेगा, फिर अमेरिका, और ये सूरत हाल तो फिर यानी आप सोचे चाइना के साथ ये तो कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाएगी। क्योंकि ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला करना, अभी तक जो हमले हो रहे हैं वो तो इस तरह हो रहे हैं ना, शाम में कर दिया, इराक में कर दिया, उसने कहा जी हमने 15 बंदे मार दिए, ईरान ने कहा जी हमारे बंदे ही निकल गए थे वहाँ से। ये इस तरह के हमले चल रहे हैं। और ईरान जब हमला करवाता है अमेरिका के ऊपर अपने मलेशिया से, वो ड्रोन मरवा रहा है, यानी हौसियों से हमले करवा रहा है, तो साथ ही वो कह देता है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो ग्रुप से, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे अमेरिका दाइश से जब हमला करवाता है तो उसके बाद अमेरिका भी तो कह देता कि भाई हमारा उसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बल्कि मजम्मत कर देता है। तो ये असल में गेम और ये सारा प्लान चलता रहता है। देखिए सबसे बड़ा मामला इस वक्त ये पैदा हो रहा है कि अगले कुछ अरसे के अंदर सारे ममालिक नहीं, बहुत ज़्यादा ममालिक में होने जा रहे हैं इलेक्शंस, और इलेक्शन के बाद असल में चीज़ें बदलने वाली हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर जो बाइडेन हार जाता है और जो बाइडेन के हारने के बाद यानी ट्रंप की जो सूरत हाल है वो जीत की तरफ है, तो सबसे बड़ा झटका ये लगने वाला है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हो जाएगी, शायद पहली दफ़ा 1967 के बाद। और अगर ये शिकस्त हो जाती है, देखिए एक बात याद रखिएगा, ट्रंप को लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के काबू नहीं आया, और फिर बाद में उन्होंने जो काम किया तो आप सब जानते हैं। यानी आर्मी चीफ जो था वो उसकी बात नहीं मान रहा था। ट्रंप ने कहा है कि इस दफ़ा मैंने आना तो मैंने आकर सबसे पहला जो काम करना है वो मैंने यूक्रेन की जंग बंद करनी है, मैंने आकर ईरान वाला मामला सेटल करना है, और मैंने हमास की जंग बंद करवानी। तो वो तैयारी करके बैठे। अब आप ये सोच लें कि इसराइल ने तो ये जंग बंद नहीं करनी और अमेरिका ने ये यूक्रेन वाली जंग बंद नहीं होने देनी, और उसके अलावा वो कह रहा है कि भाई मैंने चाइना से भी जंग नहीं करनी या किसी तरह, तो वो कह रहा है कि जंगें बंद करनी है। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि ये जंगें जब बंद करवाने वाला बंदा जब आएगा तो इस्टेब्लिशमेंट ने तो उसको छोड़ना नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि इस वक्त अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट पहली दफ़ा बड़े अरसे बाद हारती हुई नज़र आ रही है क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा है। यानी आप ये देखिए कि बाइडेन के जीतने के इम्कानात बड़े कम है और ट्रंप इस वक्त लीडिंग रोल पर है। अब सबसे बड़ी एक अजीब चीज़ यहाँ पर यह आती है कि इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के ऊपर भी बड़ा असरअंदाज होगी पॉलिसी, बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी। यानी अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी और इतना 180 डिग्री का चेंज आएगा कि हम लोग हैरान हो जाए, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी बड़ी अलग है। और इस सारे मामले पर ट्रंप असल में किस तरह की पॉलिसी रखेगा वो सब जानते हैं, लेकिन ट्रंप का सबसे बड़ा इशू ये है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, उसने कहा है कि जब मैं आखिरी दिनों में था कि आर्मी चीफ की जरूरत कैसे हुई कि वो मेरे हुक्म की तामील ना करे। उसने कहा एक दफ़ा मुझे इक़्तिदार में आने दे, मैं इस्टेब्लिशमेंट से आपको आज़ाद करवाऊंगा। और ये जो जंगें करते हैं, उसने कहा कि ये आपको पता ही नहीं है, ये जानबूझकर जंगें छेड़ते हैं, क्योंकि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियलिस्ट कॉम्प्लेक्स का शिकार लोग जो हैं उनका धंधा बिकता है, उन्होंने शेयर खरीदे होते हैं, उनका हिस्सा है इसमें, और वो चाहते हैं कि हथियार, ये बॉम्ब और ये मिसाइल और ये बिकते रहें सारी चीज़ें।
और ये जब बिकेंगे तब जब कोई जंग छिड़ी जाएगी। तो आप ये देखिए कि जब से जंग हो रही, उन्होंने कहा कि मुझे तो ये बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। अब हुआ ये है कि अवाम की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा उस बंदे के साथ है, तो उसने खत्ते के अंदर आकर सारी की सारी सूरत हाल को बदलना है, यानी जंगें उसने रोकनी है। और ये साल बड़ा ही अजीबो गरीब और यानी आप ये कह लें खूनी साल होने वाला है पूरे खत्ते के लिए, नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं। और ट्रंप अगर इक़्तिदार तक रहता है, यानी ये ख़ास तौर पर याद रखिएगा, अगर वो इलेक्शन तक रहता है तो अमेरिका के अंदर बड़ी अजीब सूरत हाल होगी। और इस्टेब्लिशमेंट जब देखेगी कि ट्रंप जीत रहा है तो वो तो वहाँ पर हंगामे शुरू हो जाएंगे, और इतने शदीद हंगामे हो जाएंगे कि आज से पहले हमने ऐसे हंगामे देखे नहीं होंगे। तो वहाँ पर एक अजीब माहौल बनने जा रहा है। दूसरा, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा जगहों पर इलेक्शन है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, हर जगह पर है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, यानी इलेक्शन से पहले होनी है, इलेक्शन के बाद होनी है, इलेक्शन के दौरान होनी है, अमेरिका समेत पूरे खत्ते में। और ये साल बहुत बड़ा इलेक्शन का साल है, इसमें पूरे खत्ते के अंदर तब्दीलियाँ आनी हैं और पॉलिसीज़ बदलनी है, जंगें होनी है, किस लेवल पे होनी है, रुकनी है। देखिए, अगर तो ट्रंप यहाँ पर रहता है तो फिर तो ये सारी सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब, अगर नहीं रहता तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये फिर ईरान से भी जंग कर देंगे। क्योंकि एक चीज़ अब ये प्लान करे, पहले तो ये प्लान पूरी कोशिश कर रहे थे कि हमने जंग नहीं करनी जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाता। अब सूरत हाल बिल्कुल अलग हो गई है। अब असल में इसराइल हारा, और देखिए इसराइल के अंदर भी इलेक्शन होने वाले हैं और इसराइल ये हारा। इसराइल चाहता क्या है? इसराइल ये चाह रहा है, नेतन्याहू खास तौर पर, कि ये लड़ाई बढ़ती जाए और इसमें ईरान शामिल हो जाए। जब ये ईरान शामिल हो जाएगा तो फिर मेरा मुल्क एक बड़ी जंग की तरफ जाएगा और हिजबुल्लाह भी जाहिर सी बात है कूद पड़ेगा। तो फिर हम ये काम कर सकते हैं कि हम इलेक्शन को मुलतवी कर सकते हैं। तो आप ये देखें, इसराइल में इलेक्शन है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, यूरोपियन कंट्रीज़ में है, हर जगह इलेक्शन है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है वो इसराइल के अंदर है, और उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने करना क्या। लिहाजा वो ईरान के साथ एक बड़ी लड़ाई करवाना चाहते हैं कि ये ना हो कि उधर ट्रंप आ जाए और उसके बाद मामलात ख़राब है, क्योंकि एक दफ़ा जंग छिड़ गई तो फिर तो मामलात ख़राब होंगे। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका की पोजीशन ही नहीं है, यानी आप सोचिए बरतानिया का एयरक्राफ्ट कैरियर ही काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने अमेरिका के साथ क्या खाक जंग में शमूलियत इख्तियार करनी है। लेकिन कोई ना कोई ये बड़ी गलती करवाने के मूड में है। ईरान से ये जंग इन्होंने छेड़ दी तो उसके बाद खित्ते के अंदर अमेरिका का जीना तो हराम है। आप सोचे ज़रा, टेक्सास से उड़ा कर लेकर आ रहे हैं, यानी टेक्सास से वो दूर से 10,000 किलोमीटर दूर है ईरान से अमेरिका, वहाँ से उड़ाकर लेकर आ रहे हैं। यानी खित्ते के अंदर कोई भी मुल्क उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। उधर रशिया वाला मामला जो यूक्रेन के साथ है, उधर सूरत हाल ये पैदा हुई है कि रूस का आखिरी मोमेंट आ चुका हुआ है, यानी वो किसी भी वक्त अब उसने वहाँ पर एक बड़ा हमला करना है। इसीलिए ये पहले कह रहे हैं, इन्होंने नेटो को मोबिलाइज कर लिया है, नेटो की एक्सरसाइज हो रही है कि 3 लाख की फौजें तैयार हैं कि हमने उसके साथ, इन्होंने लड़ाई करवा देनी है रूस के साथ, क्योंकि यूक्रेन में जो शिकस्त है वो बड़ी बुरी हो चुकी है इनकी। इन्होंने ये बर्दाश्त नहीं करना कि यूरोप हमसे अलग हो जाए। देखिए, यूक्रेन पर अगर आ जाता है ब्रिटेन, यानी वो उनके हाथ में आ जाता है, तो उसके बाद तो फिर यूरोपियन कंट्री सवाल ही पैदा नहीं होता अमेरिका के साथ रहेंगे वो इसराइल के साथ, वो तो नेटो ही तोड़ देंगे और वो जाकर डील कर लेंगे कि भाई आप हमारे साथ डील करें, इससे पहले आप हमारे यहाँ पर आ जाएं। यानी कोई अजीबो गरीब सूरत हाल है, हर जगह पर आपको एक स्टेज सजता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जहाँ तक बात है अमेरिका की मिलिट्री बेसिस जो खित्ते के अंदर भी होंगी। अब मिसाल के तौर पर ऐसा तो नहीं है कि अगर ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला होता है किसी भी तरह से, जो कि ये बार बार उसको उकसा रहे हैं, तो ईरान ये कहेगी जी ठीक है जी, इस मिलिट्री बेसिस मुल्क की हमला नहीं हुआ तो मैं भी हमला नहीं करूंगा। वो फिर कहेगा अमेरिका के टारगेट को, ऐसा नहीं होगा कि फिर हमने शाम में या इराक में किसी जगह पर हमला करना, वो फिर कहेगा हमने डायरेक्ट हमला करना है, और ये सूरत हाल फिर उनकी बड़ी ख़राब हो जाएगी। देखिए, चाइना ने उनको इतना मजबूत कर दिया हुआ है, इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया है कि आप देखिए कि रूस ने जो जंग लड़ी है उसमें अगर इनके ड्रोन्स ना होते तो शायद वो जंग को इतनी जल्दी जीत ना पाते। तो चाइना बज़ाहिर आपको खामोश नज़र आ रहा है, लेकिन पूरी तरह उनकी निगाह है। और इसराइल की पोजीशन बड़ी क्लियर है, उसने कहा है कि हमने जब तक ये पूरे का पूरा फ़लस्तीन अपने साथ शामिल नहीं करना, हम पीछे नहीं हटने वाले। कोशिश इनकी हुई थी कि ईरान और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो जाती और हमारे लिए बड़ा फ़ायदा होता कि फिर हम ईरान पर चढ़ दौड़ते। यानी प्लान उनके ये बैठे हुए हैं कि कल को हम ये देख रहे हैं कि कौन सा मुल्क हमें अड्डे यानी दे सकता है। देखिए, एक बात तो यह है कि हूसियों के खिलाफ जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन्होंने इजाज़त नहीं दी उन ममालिक ने,
तो बाकी ममालिक जिनकी ईरान के साथ सरहदें लगती हैं, ये उनसे उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि हमें वहाँ से अड्डे मिलेंगे, तो किसी ने नहीं देने। अमेरिका डूबती हुई कश्ती है, इस पर इस वक्त कोई सवार होने को तैयार नहीं है। जो यमन से मुकाबला नहीं कर पा रहे, बरतानिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की औकात ये है कि वो काम नहीं कर पा रहा, तो बताइए इनके साथ मिलकर लड़ाई किसने करनी। बहरहाल ईरान पर इनका हमला बहुत बड़ी गलती होगी, तबाही होगी, और ये इस तबाही को भुगतते रहेंगे और ये बड़े खतरनाक हमले होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।